हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शादी के बाद दामाद की खातिरदारी। वाह वाह, क्या मजे। अरे पूरा का पूरा ससुराल ही मेरी खातिरदारी में लगा। शादी के बाद इतनी ऐश होती है, ये पहले पता होता तो अब तक 2-4 शादियां कर लेता। बिस्तर पर सोया रोहन अपनी अलग दुनिया में था, लेकिन उसका हकीकत से सामना करवाने के लिए उसकी माँ कुसुम ही काफी थी, जो काफी देर से उसको उठाने के लिए आवाज लगा लगा कर थक चुकी थी। इसलिए अब वो पानी की बाल्टी लेकर रोहन के कमरे में आती है और पानी की बाल्टी सीधा उसके बिस्तर पर डाल देती है। अरे बाहर आ गई सासू माँ, साले साहब बचाओ। तेरी माँ हूँ मैं, सास नहीं और साले साहब। बड़ी ख्याली पुलाव पकाने में लगा है जो नींद नहीं खुल रही तेरी। असल जिंदगी तो झंड कर रखी आपने, कम से कम ख्याली पुलाव तो पकाने दो। और ये क्या, सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब ये कैसे सूखेगा। अगर तू 1 मिनट और यूं ही बैठा रहा तो बिस्तर सूखे न सूखे तुझे मार मार कर सुखा दूंगी मैं। रोहन जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस जाता है। बेचारे की घर में कोई इज्जत नहीं थी, होती भी कैसे। पूरे दिन निठल्ला आवारा बना जो घूमता था और सपने थे शादी करके ससुराल वालों से खुद की सेवा करवाने। अब माँ से पिटने के बाद रोहन नहा धोकर अपने मोहल्ले में निकलता है, जहाँ वो नुक्कड़ की दुकान पर अपने दोस्त सीनू के पास जाता है। और बेरोजगार यही बैठा रहता टाइम पास करने के लिए, कोई काम कर ले। देखो कौन बोल रहा है, अंबानी साहब। बहुत बिजी दिन में से आप यहाँ अपना कीमती समय देकर ज्ञान पेलने आए, उसका धन्यवाद। बेटे उड़ाले मजाक, हर कुत्ते का दिन आता है। चल कम से कम तूने माना तो सही कि तू कुत्ता है। वैसे कब आएगा तेरा दिन? जब मेरी शादी होगी और मैं बनूंगा किसी के घर का दामाद। और तू तो जानता ही है ना दामाद की कितनी इज्जत होती है। इज्जत तो तब मिलेगी जब कोई अपनी लड़की देगा। तेरे जैसे हालात हैं, कोई तुझे लड़की देखने भी न दे अपनी, शादी तो दूर की बात है। बहुत बोल रहा है तू। देख बेटे, 1 महीने में नौकरी और उसके अगले महीने छोकरी विद ससुराल मेरे साथ होगी। रोहन की बातें उसकी कोशिशों से बाहर की ही होती थी, लेकिन इस बार उस पर शादी के बाद ससुराल में दामाद बनकर अपनी खातिरदारी करवाने का भूत सवार था, जिसके लिए वो नौकरी की तलाश करता है और एक दिन खुशी से नाचता हुआ घर आता है। मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, और जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तेरी शादी करवाऊं? तुझे कोई लड़की का हाथ क्या लड़की की तस्वीर ना दे। कुछ काम करना नहीं होता, बस शादी करवाओ, शादी करवाओ। माँ बस बहुत हुआ। अब तुम्हारे बेटे को किसी भी लड़की का खानदान खुशी खुशी अपना दामाद बना लेगा, क्योंकि अब मैं बेरोजगार नहीं, नौकरी वाला हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है, 15,000 रुपए महीने। अब आज से ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। रोहन टशन में अपने कमरे में चला जाता है। रोब तो ऐसे दिखा रहा है कि 15,000 नहीं 15 लाख की नौकरी मिली हो। खैर कम से कम नौकरी ही लगी। अब लगता है इसकी शादी करवा देती हूँ, ताकि जिम्मेदारियां होंगी तो नौकरी छोड़कर नहीं बैठेगा। कुसुम अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में एक अच्छे से घर की लड़की उसको अपने बेटे के लिए मिल जाती है। रोहन को भी लड़की पसंद आती है। वैसे उसको लड़की से ज्यादा अपना ससुराल पसंद आता है, क्योंकि वहां बहुत लोग थे। ये देखकर वो अपने मन ही मन में बोलता है, मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, सारे के सारे शादी के बाद दामाद की सेवा में लगे होंगे। क्या मस्त राजाओं वाली जिंदगी होगी। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, लेकिन लड़का बहुत कम कमाता है। मेरे दोनों बड़े दामादों को ये पता चलेगा तो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं इस शादी के लिए। जी वो भी है, कोई नहीं, आप बात करके बता दीजिएगा, अभी हम चलते हैं। कुसुम को थोड़ी शर्मिंदगी होती है और वो वहां से चल देती है, पर रोहन के तो कानों में जैसे ये बात गई ही नहीं। वो तो ख्यालों में था कि अब उसकी शादी होगी। 2 दिन गुजर जाते हैं। लड़की वालों का फोन आता है। जी शांति जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन जी। वो देखिए, मेरे दोनों दामाद तो खिलाफ थे इस शादी के, लेकिन मेरी बेटी पायल को रोहन पसंद है। अब लड़की की हाँ के पीछे किसका जोर चलता है। बाकी आप कहिएगा, अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कोई बेहतर नौकरी भी देख लें हमारे होने वाले दामाद जी। जी जी जी, वक्त के साथ वो आगे ही बढ़ेगा, चिंता ना करिए। बाकी बधाई हो। कुसुम रोहन को बता देती है कि इस रिश्ते के लिए लड़की वालों की हाँ है। ये सुनकर रोहन 7वें आसमान पर होता है। समय गुजरता है। 1 महीने बाद रोहन की शादी पायल से हो जाती है। ससुराल में पायल का स्वागत होता है, लेकिन शादी के अगले दिन ही रोहन पायल को मायके ले जाने के लिए तैयार बैठा हॉल में उसका इंतजार करता है। कहाँ जा रहा है तू? अपने ससुराल।
वो क्या है ना, शादी को 1 दिन बीत गया, पायल को अपने परिवार की याद आ रही होगी, इसीलिए मिलाने जा रहा हूँ। 1 हफ्ते में आ जाएंगे। क्या 1 हफ्ते? पागल है क्या? नौकरी से तुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, जिसमें से 5 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बाद तुझे काम पर जाना है। काम होता रहेगा माँ। एक लड़की अपना घर छोड़कर मेरे लिए यहाँ आई है, उसको उसके परिवार से मिलवा लाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तुम तो पूरी खड़ूस सास बन रही हो। इतने में पायल तैयार होकर आती है। बहू, तुझे 1 दिन में ही अपने परिवार की याद आने लगी? माँ जी, मैंने नहीं कहा, यही जबरदस्ती कह रहे हैं कि चलो घर वालों से मिलवा लाता हूँ। क्या? माँ ये शर्मा रही है आपके सामने बोलने से। और तुम चलो, लेट हो रहे हैं। अच्छा माँ, आते हैं कुछ दिनों में। रोहन पायल को लेकर ससुराल पहुंचता है, जहां पर पायल का पूरा परिवार शादी के 1 दिन बाद ही उसको मायके में देखकर हैरान था। और पायल की सबसे बड़ी बहन माला के पति विक्रम ने ये देखकर कहा, क्या हुआ पायल, सब ठीक है? ऐसे अचानक शादी के 1 दिन बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो बता। अरे अरे साड़ू साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस पायल को उसके मायके वालों से मिलाने लाया था, इसको याद आ रही थी। अच्छा, पायल हॉस्टल में रही है इतने साल और इसे 1 दिन में याद आने लगी हमारी। अब याद तो कभी भी आ जाती है ना माँ जी। वैसे आपका दामाद शादी के बाद पहली बार घर आया, आप लोग सवाल किए जा रहे हैं बस। अरे हाँ हाँ माला बेटा, दामाद जी की खातिरदारी के इंतजाम करो। रोहन को उसके ससुराल में समय समय पर खाने पीने के लिए पूछा जा रहा था। ये देखकर वो मन ही मन खुश होता है। वाह, यही तो है असली जन्नत। ससुराल में आया दामाद, मजा आ रहा है। सोच रहा हूँ रात के खाने में शाही पनीर बनवा लूं। रोहन रात के खाने के लिए अपनी फरमाइश बता देता है। ससुराल वाले मान भी लेते हैं। अब 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रोहन अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लेता। ये देखकर पायल बोलती है, सुनो ना जी, अब घर चलते हैं, मेरा मन भर गया अब मायके से। चलो माँ जी, वहाँ अकेली है, चलते हैं। अरे पर। इतने में शांति उनके पास आती है। दामाद जी, कुसुम जी का फोन आया था, कह रही थी उनकी बहू को भेज दो उनके पास, तो आप आज निकल जाइए, बेचारी को अपनी बहू का सुख तो लेने दीजिए। ठीक है मम्मी जी, अब तो जाना ही पड़ेगा यार। दबे मन से रोहन पायल को घर ले आता है, लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि किचन में काम करते हुए पायल के हाथ में बहुत छोटी सी चोट लग जाती है, जिस पर रोहन उसको वापस से लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। शांति को ये अजीब लगता है, पर दामाद को इज्जत देना ही उनके संस्कार में है। लेकिन शादी को 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसमें रोहन लगभग 2.5 महीने अपने ससुराल में ही पड़ा रहा था। इस कारण उसकी नौकरी चली जाती है। मैंने कहा था इतनी छुट्टी मत कर, ले चली गई ना नौकरी। माँ जी सही कह रही हैं, आए दिन आप मेरे घर ले जाने के चक्कर में काम पर नहीं जाते थे, अब नौकरी चली गई। अरे नौकरी तो है, एक जाती है दूसरी आती है, तुम घबराओ मत। चलो सासू माँ से मिलाते हैं, वो भी परेशान होंगी। नहीं जी, आप नौकरी ढूंढिए जल्दी से, वरना माँ सच में परेशान हो जाएंगी। रोहन को 1 महीना हो जाता है घर बैठे, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जब इस बात की खबर पायल के जीजा जी को लगती है, तो वो अपनी सास के साथ पायल के ससुराल आते हैं। पायल, अपना सामान बांधो और घर चलो। लो देखो, तुम मायके नहीं गई तो साड़ू साहब और माँ जी खुद लेने आ गए। मैं चलो, मैं भी कपड़े बता देता हूँ कौन से ले जाने हैं। माफ करिए दामाद जी, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ, आप अपने घर रहिए। क्या? पर क्यों? क्योंकि जब आपके पास मेरी साहिबा को संभालने और एक अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसे और नौकरी नहीं है, तो उसका यहाँ रहने का क्या फायदा? अरे आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते, मैं दामाद हूँ उस घर का। दामाद की खातिरदारी भी वहीं तक होती है जब तक वो हमारी बेटी को खुश रखे, लेकिन पायल यहाँ खुश नहीं है, इसलिए जब तक आप कोई ढंग की नौकरी ना ढूंढ ले, तब तक ससुराल में कदम मत रखिएगा। शांति अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और रोहन की इस बात से पूरे मोहल्ले में बेइज्जती होती है। पर उसको दामाद बनने का असली मतलब अब समझ में आता है कि सिर्फ ससुराल में खातिरदारी करवाना ही दामाद का काम नहीं है, बल्कि उनकी बेटी को खुश रखना और एक पति होने की जिम्मेदारी निभाना भी उसका ही फर्ज है। सेठ मोहनलाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। सेठ मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी कर दी थी। अब वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर सूरज काफी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था। कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसी वजह से सूरज को डर था कि कहीं वो सीमा के बारे में घर में कहे और शादी के लिए मना न हो जाए। पर एक दिन सूरज के पिता ने उसे सीमा के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की। देखो सूरज बेटा, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया था। हम तुमसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या फिर हम खुद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। अब जब बात सामने आ ही गई है तो तुम हमें बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम सीमा है। मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा।
पर मैं इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारे जैसी रिच नहीं है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं पापा, पर नेचर के बहुत अच्छे हैं। सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा। क्या हुआ जो गरीब है? बेटा तुम तो जानते हो मैंने भी अपनी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस लड़की अच्छी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें सीमा और उसके माता पिता से जल्दी ही मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सूरज की शादी के लिए सब खुश थे, पर उसका बड़ा भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। सब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ सोच समझकर तो रिश्ता तय करते। गरीब घर में रिश्ता तय करके वो अपना तो नाम खराब ही कर रहे हैं, हमारा भी नाम खराब करेंगे। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अलग हो जाओ, वरना हम भी इनके साथ साथ सड़क पर आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं नीलम। अरे वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर उसने बाबूजी और सूरज को बहकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों के नाम कर दी तो बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस ये शादी हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगा। एक काम करेंगे ना, अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने चलेंगे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब गरीब घर में शादी हो रही है तो मैं उस गरीब लड़की के मुंह भी ना लगूं। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सूरज के माता पिता सीमा और उसके परिवार वालों से मिले तो सचमुच उन्हें उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। बात पक्की हुई और सीमा और सूरज की शादी हो गई। बहू बन गई खीर? जी माँ जी, बस बनने वाली है, ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा, नीलम सीमा को ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे दो। नीलम ही सारी रसोई संभालती है। ये लो, और ध्यान रहे ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में इतना ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। नीलम ड्राई फ्रूट का डिब्बा देकर मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। उसका ये व्यवहार बहुत ही गलत था। सीमा को घर में आए 2 महीने बीत चुके थे। अनिल और नीलम रोजाना ही अलग घर में जाने की बात कह रहे थे, पर एक दिन सेठ मोहनलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ मोहनलाल ने सब कुछ बेच दिया, पर अनिल और नीलम बहुत चालाक निकले। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अनिल पहले ही कमाई के कुछ पैसों से एक बंगला खरीद कर रख चुका था। अनिल और नीलम दोनों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो और नीलम हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही देर में हमें घर छोड़ना होगा। शारदा, भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा सूरज और बहू सीमा है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आपने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। आप ही तो कहते हो ना पापा कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। तभी सीमा के मम्मी पापा आ जाते हैं। माँ बाबूजी आप? मोहनलाल जी, कृपया करके हमारे घर चलिए। जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहोगे। जैसे सीमा हमारी बेटी है वैसे ही सूरज भी हमारा बेटा है मोहनलाल जी। सेठ मोहनलाल सीमा के पापा के गले लगकर खूब रोते हैं। आज मुसीबत की घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे थे। सब लोग सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सेठ मोहनलाल और उनके परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर सकते, पर दुख के समय में सूखी रोटी भी महंगे पकवानों की कमी पूरी करती है, और दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही व्यक्ति को दुखों से लड़ने की ताकत देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बुला हुआ था। बहन जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे समधी मिले, पर हमारी सीमा अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है। हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू। माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। शारदा, अब से बस हमारा एक ही बेटा है, सूरज। अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों तक सूरज अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा, पर वहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हुई। उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला। कुछ महीनों बाद जब सूरज की नौकरी अच्छी जगह लग गई, तब वहीं पास में ही उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया।
सूरज और सीमा ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।